पुरानी फिल्मों में आपने ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जिसमें अपराधियों ने जमीन के अंदर तहखाना बना दिया, कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, जहां अवैध कारोबार वो संचालित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी फिल्मी सीन को हकीकत में तब्दील किया गया। एक घर के कमरे में एक बेड के अंदर तहखाना बनाया गया। उस तहखाने के अंदर थी असलहों की, अवैध हथियारों की फैक्ट्री। योगी फोर्स ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पाताल लोक का पता भी लगाया और अवैध हथियार के कारोबार का पर्दाफाश भी किया। इसी बेड के नीचे एक तहखाना बनाया गया था और इसी तहखाने के अंदर हथियार बनाए जा रहे थे। पाताल लोक में योगी फोर्स। अरे देखो, और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए। रात ही रात खाली कर दी इन्होंने। मेरठ की गन फैक्ट्री पर लाइव रेड। कब्रिस्तान के पास रहीमुद्दीन का पाप। ये वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के साथ ही ये सटा हुआ मकान है और इस मकान में अभी आप देखिए, ना तो यहाँ पर प्लास्टर किया गया, ना तो ये इस पर रंग पुताई की गई, लेकिन इसके अंदर अवैध हथियारों की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। यूपी के मेरठ का ये साधारण सा दिखने वाला घर दरअसल अवैध हथियारों का अड्डा था, जिसका मास्टरमाइंड था रहीमुद्दीन और उसके साथ जुड़े थे करीब 2 दर्जन लोग, जो इस पाताल लोक में पिस्तौल बनाने का काम कर रहे थे। रहीमुद्दीन इस घर में हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, अपराधियों को हथियार की सप्लाई कर रहा था और अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था इस सुनसान इलाके में बने एक कब्रिस्तान से सटे मकान से। इसी घर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी, जिसका रास्ता घर के अंदर वाले कमरे के डबल बेड के नीचे से जाता था। आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर भी एक तहखाना हो सकता है। आपको यहाँ पर पूरे अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक खुफिया तहखाना बनाया गया था, जहाँ पर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। और ये जो तहखाना आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा है और आम तौर पर इसके अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी तहखाने के अंदर यहाँ पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस शातिर प्लान को अंजाम देने के रहीमुद्दीन ने उमर नाम के शख्स से इस मकान को किराए पर लिया और फिर इसके अंदर ये असलहा फैक्ट्री बना डाली, जबकि फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर रहीमुद्दीन का मकान भी है। सुना है कि यहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं, बस हमें भी कल पता चला है। अच्छा। कल जब मीडिया वाले आए, जब हमने देखा है, बाकी उससे पहले हमें किसी को ना तो कोई जानकारी थी ना किसी को कुछ पता था। मतलब बिना रखे करे कभी ठूक ठाक की आवाज, कैसी आवाजें आती थी ताकि कुछ ये ऐसा किसी से मोहल्ले दुआ सलाम भी ना, बस चलते मिलते दुआ सलाम होगी ना, से बंद ताला बंद। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर रहीमुद्दीन के बनाए इस पाताल लोक का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मेरठ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में असलहा फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने अचानक मकान पर धावा बोल दिया। मकान की तलाशी शुरू हुई। तलाशी के दौरान पुलिस वाले इस कमरे में पहुंचे जहां कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने जब बेड खोला तो तहखाने के बारे में पता चला। पुलिस की टीम जब इस तहखाने में पहुंची तो इसमें हथियार बनाने के कई सामान भी मिले। अरे देखो, और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए। रात ही रात खाली कर दी इन्होंने। मेरठ पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गन फैक्ट्री से जुड़े 10 अपराधी अभी भी फरार हैं। साथ ही मुख्य आरोपी रहीमुद्दीन भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बताया कि मेन व्यक्ति रहीमुद्दीन है, जो अलग अलग दुकानों से कच्चा माल खरीद कर लाता है और हम चारों मिलकर इस मकान के तहखाने में इन्हीं औजारों से, जो औजार बरामद हुए, इन्हीं औजारों से अवैध पिस्टल बनाने का कार्य करते हैं। अब तक की जांच के मुताबिक रहीमुद्दीन ने पूरा नेटवर्क खड़ा किया, फिर गांव के कुछ लोगों को जोड़ा। इसके बाद खतौली, मुरादाबाद, मोदी नगर, बागपत, शामली जैसे जनपदों से भी हथियार तस्करों को जोड़ा गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह बने हैं और कुछ अध बने हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि रहीमुद्दीन और उसके गुर्गों ने अब तक किन किन लोगों को ये असलहा बेचा है।
और इनका प्लान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना तो नहीं था। राजूराज, ज़ी मीडिया, मेरठ। मुंबई में मीरा रोड में सिक्योरिटी गार्ड्स पर हुए हमले ने कई बड़े सवाल खड़े किए। हमलावर जुबैर अंसारी के घर से ISIS, लोन वुल्फ और जिहाद जैसे नोट्स मिलने के बाद मामला सिर्फ हमला नहीं बल्कि आतंकी साजिश के एंगल से खंगाला जा रहा है। क्या ये लोन वुल्फ अटैक था? क्या एक कट्टरपंथी हमला था या इसके पीछे कोई एक नेटवर्क काम कर रहा था? क्या मुंबई के मीरा रोड में लोन वुल्फ अटैक हुआ? हिंदू सिक्योरिटी गार्ड्स पर जुबैर ने हमला क्यों किया? ISIS, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा, जुबैर के नोट्स में ये शब्द नहीं, एक कोड है जो पूरी तरह से रेडिकुलाइज हो चुकी जुबैर की कट्टरपंथी जमात और सोच को बयां कर रहा है। आरोपी जुबैर अंसारी के घर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे नोट्स और दस्तावेज मिले जिनमें खोखार आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी विचारधारा के संकेत पाए गए हैं। कुछ नोट्स में लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे मिले। साथ ही अंग्रेजी में धमकी भरे वाक्य भी पाए गए जिसका मतलब है लोन वुल्फ पे तुम पर टूट पड़ेंगे, तुम मुशरिकों को अब से बिलाद हिंद में असली जिहाद देखने को मिलेगा। यानी जुबैर अंसारी मुंबई में लोन वुल्फ यानी अकेले ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। मैं अस्मिता रेजेंसी 1 के A विंग के 304 नंबर फ्लैट के बाहर हूँ। ये वही फ्लैट है जिसमें जो आरोपी है जैब जुबैर अंसारी, जिसने 2 लोगों पर चाकुओं से हमला किया। इसमें राजकुमार मिश्रा जो बुरी तरह से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है वोकॉड अस्पताल में। इसके अलावा सुब्रतो सेन हैं जिनको जो है प्राथमिक इलाज के बाद जो है डिस्चार्ज दिया गया, उन्हें वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो राजकुमार मिश्रा हैं उन्हें ज़्यादा जो है चोटें आई थी, इसकी वजह से अभी भी वो अस्पताल में हैं। जुबैर किस कदर रेडिकुलाइज हो चुका था वो भी समझिए। जिस तरह कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर कलमा पढ़वाकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, ठीक उसी तरह मुंबई के मीरा रोड इलाके में भी धर्म पूछकर ही सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया गया। यहाँ पर भी पहलगाम की ही तरह गार्ड से पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकू से हमला कर। और आपको मैं बता दूं कि इस मामले को अब ATS को दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे बाकायदा नया नगर पुलिस स्टेशन गुना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 161/2026 है। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर समीर अहिर राव जो पुलिस निरीक्षक है उनका हस्ताक्षर है और जैब जुबैर अंसारी उसका भी यहाँ पे हस्ताक्षर लिया गया है। हमने पड़ोसियों से भी बातचीत की तो पड़ोसियों ने हमें बताया कि पिछले 1-1.5 साल से वो यहाँ रह रहा था, लेकिन किसी भी पड़ोसी से वो कोई बातचीत नहीं करता था। उसका जो कचरे का डब्बा होता वो सिर्फ बाहर रखता और फिर अंदर चला जाता। दरअसल सुबह 4 बजे के करीब आरोपी जुबैर अंसारी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। आरोप है कि गार्ड्स ने खुद को हिंदू बताया तो जुबैर ने चाकू मार दिया। इस हमले में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी जुबैर का प्लान पहले से फिक्स था। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हिंदू होगा तो उस पर हमला करना है। हालांकि हमलावर जुबैर को पुलिस ने 90 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जुबैर अमेरिका में पढ़ता था। 2019 तक वो अमेरिका में ही रहा और उसके बाद भारत लौट आया। यहाँ वो केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग देता था। जांच एजेंसियों को शक है कि जुबैर सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग एप्स के जरिए जिहादी कंटेंट के संपर्क में आया जो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती है। अब जुबैर के मोबाइल डेटा, इंटरनेट हिस्ट्री, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स सभी की गहराई से जांच की जा रही है। था कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन रोज सुबह ये बुर्के वाली महिला के साथ कहाँ जाता था, ये एक बड़ा सवाल है। जो पड़ोसियों ने उसे देखा था, आसपास के पड़ोसियों से बिल्कुल बातचीत नहीं करता था। सिर्फ जो है घर पे आते समय कभी पड़ोसी ने देख लिया या जाते समय देख लिया, इतना ही हो पाता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसने आस पड़ोस के लोगों से संवाद भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस अब छानबीन में जुटी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई है। एटीएस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा टेरर नेटवर्क है। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि हमला पहले से प्लान किया गया था या अचानक हुई घटना का नतीजा था। मुंबई से अश्वनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। 12 घंटों के बाद बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। उसके पहले चरण में हिंसा के बाद इस बार बंगाल में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत किए गए। लेकिन वोटिंग से पहले बंगाल में हिंसा की तस्वीर क्या सामने आई? बीजेपी टीम के समर्थकों के बीच मारपीट होती है, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बम बारूद बवाल, रक्त चरित्र ऑफ बंगाल। पहला चरण हंगामेदार रहा, 12 घंटे बाद क्या होगा? सेकंड राउंड वोटिंग, बंगाल की किलेबंदी। बंगाल में सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले खूनी खेला रिपीट हो रहा है। आरामबाग के गोघाट में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े तो चितपुर में एसटीएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनी तैनात की गई और हर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और जांच जारी है। बंगाल में पहला चरण जितना हंगामेदार, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी वैसी ही तस्वीर दिख रही है। आरामबाग के गोघाट इलाके में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। रैली के दौरान खूनी झड़प की तस्वीरें सामने आई। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ डाला गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। भारी बवाल के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की महिला सांसद की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। वोटिंग से ठीक पहले एसटीएफ ने बड़े स्तर पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। एसटीएफ की टीम ने चितपुर इलाके में बीटी रोड के सामने शमीम आलम को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और अवैध गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी के दौरान 3 सिंगल शॉट, 1 पिस्तौल, 4 काली मैगजीन, 14 राउंड 8 mm कारतूस, 100 राउंड 7 mm कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक जब से चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है तब से बंगाल में करीब 250 से अधिक बम मिल चुके हैं और यही वजह है कि दूसरे चरण की 142 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करवाना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान छापेमारी कर रहे हैं ताकि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में फर्स्ट फेज वाला हिंसा का दौर न दिखे। लिहाजा बंगाल की किलेबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। कुल 2321 कंपनियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम बाबू मौशाय है। मैं चुनावी दूरबीन लेकर आ गया हूँ। ये भैया, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन नेताजी के लिए ये सटीक बैठ रही है। इस वक्त मैं चाय की दुकान पे हूँ और चाय देख लीजिए कितनी उबल रही है और इतनी ही पश्चिम बंगाल में सियासत उबलती नजर आ रही है। ठीक ठाक बन रही है बाबा चाय की नहीं बन रही है? वाह, चाय खत्म हो गई क्या? हो गई आपकी? अच्छा बताइए, इसमें देखिए फर्स्ट राउंड में लगभग 92% वोटिंग हुई। इस बार दूसरे राउंड में कितने परसेंट तक जा सकती है वोटिंग? देखिए भैया, मोरलेस वैसे ही जाएगा। चाय कैसी लगी आपको? चाय तो बहुत बढ़िया है, एक नंबर है एकदम
सियासत भी बहुत उबाल मार रहा है। एकदम एकदम। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। गर्मी इस तरह कम है। पर यदि आपको अपने आप को कूल रखना है तो रियल एक्टिव कोकोनट वाटर पीना होगा, जो है ताजगी भरी हाइड्रेशन के साथ शुगर फ्री। माजरा क्या दिख रहा है बोटिंग से पहले का, एक बार देख लीजिए। वोटिंग के पहले हमको देखा जाए मोदी जी और ममता जी एक साथ बैठ के चाय पी रहे खेल गए दादा, खेल गए आप तो, खेल गए। थैंक यू। बाकी सबके चलता हूँ। स्कूटर को अच्छा माइलेज दे रही है। माइलेज भी अच्छा दे रही है, आने वाली सरकार भी माइलेज अच्छा देगी। ओहो, देखिए इसमें 15 साल वाली ने माइलेज नहीं दिया क्या, जो आने वाली अच्छी देगी। किसका माइलेज बेहतर दिख रहा है, 15 साल वाली का कि आने वाली का? आने वाली का। क्या बात कर रहे हो, इतना हंस क्यों रहे हो तुम, जो यूं मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो जिसको छुपा रहे हो? कितने चुनाव देख लिए? तो बहुत देखे हैं। अब की बार क्या अलग दिख रहा है आपको? दूरबीन में से देखेंगे दिख जाएगा। क्या अलग दिख रहा है आपकी बार चुनाव में? दिख रहा है वही जो सबको दिख रहा है। बताएंगे नहीं? बताइए, इस बार तो थोड़ा भाई बहुत टक्कर है इस बार। ये दूरबीन पकड़ी है, किसकी सफेदी सलाम कर रही है? देखिए ऐसा नहीं है, देखने के बाद में अभी वोट एक हुआ है और कल एक है, दोनों का पलड़ा भारी है। 50-50 चांस है, जो बढ़िया करेगा वो कल जीतेगा। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है। 15 सालों से कितने खुश हैं? 50% ही तो नहीं उसको है, पब्लिक ही तो वोट दिया। दिल्ली में एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा है। एक बार फिर राजधानी पर खतरे की साजिश सामने आई। इस बार आतंकियों ने बम बारूद से नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों से हमले का प्लान बनाया। यह हमला भारत के 3 पड़ोसी देशों में बैठे हुए दुश्मनों ने प्लान किया, जिसमें P यानी पाकिस्तान, N यानी नेपाल और B यानी बांग्लादेश के आतंकी शामिल हैं, जिसे सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर नाकाम किया। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। बांग्लादेश, नेपाल, पाक बड़ा सिंडिकेट बेनकाब। बॉर्डर पर बैठे दहशतगर्द एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे। एक बार फिर कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी जैसी लाल किला के पास ब्लास्ट में थी, मगर इस बार बम बारूद से नहीं बल्कि हाईटेक हथियारों से हमले की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा है, जिससे पता चला कि राजधानी दिल्ली में अत्याधुनिक हथियारों से बड़ा हमला होने वाला था। यूपी और बिहार के मुंगेर के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। कुल 9 लोगों के पास से 18 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए थे। इन हथियारों को अलग अलग राज्यों के फुट सोल्जर के हाथों में पहुंचाने की प्लानिंग थी। यानी जैसे मुंबई के 26/11 अटैक के दौरान एक साथ आतंकियों के कई ग्रुप ने अलग अलग जगहों पर हमला किया था, वैसे इस बार दिल्ली को दहलाने का प्लान था। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस साजिश के पीछे उसी शख्स का कनेक्शन पता चला है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल हथियार की सप्लाई की थी। उसका नाम है शहबाज अंसारी, जो एनआईए का वांटेड है। वो यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा शहर का रहने वाला है। एनआईए ने साल 2022 में शहबाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। उस पर प्रतिबंधित गिरोह को हथियार सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगे थे। शहबाज अंसारी के खिलाफ यूएपीए के तहत उस वक्त मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बाद अंसारी अदालत में पेश नहीं हुआ और बांग्लादेश भाग गया। ढाका में बैठकर अंसारी पाकिस्तान और नेपाल के बड़े हथियारों के सौदागर के साथ मिलकर काम करने लगा और भारत में लगातार अवैध हथियारों की खेप पहुंचाने लगा। बुलंदशहर के खुर्जा में अंसारी का पूरा परिवार आर्म सप्लायर है। इनको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एनआईए पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिर इन गद्दारों को गिरफ्तार किया, क्योंकि ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और गैंगस्टर टेररिस्ट गठजोड़ का हिस्सा बन गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब गिरफ्त में आए आरोपियों से आतंकी वारदात के पीछे उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही है। ये लोग गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं और लगातार ऐसे प्रतिबंधित गैंग्स को हथियार सप्लाई कर रहे थे, जो कि देश में बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। शहबाज अंसारी ने ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई की थी। अब स्पेशल सेल गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अब एक खबर सामने आई उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। शमशान घाट पर डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। ये वीडियो वायरल है और इसी को लेकर के हंगामा भी। जहां अंतिम संस्कार होते हैं वहां जयमाल, मंडप और 7 अधीनों की तस्वीरों से लोग हैरान हैं और सवाल है कि क्या पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। जहां जलती है चिता
वहां मंडप सजा। वीडियो है हमारी सल्ट विधानसभा के मरचूला स्थित शमशान घाट के सामने का, जहां लोग मरने उपरांत मोक्ष के लिए यहां पर आते हैं। और यह कौन लोग हैं जो यहां पर शादी कर रहे हैं? हमारे पहाड़ी लोग शमशान घाट स्थित जगह पर जाने में डरते हैं और यहाँ पर शादी हो रही है। शमशान घाट में दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे। यह शमशान घाट है, यहाँ पर लोगों को मरने उपरांत जलाया जाता है, तो यहाँ पर शादी होना बिल्कुल गलत है। देख रहे हो ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। देवभूमि में विवादित डेस्टिनेशन वेडिंग। किसने इनको परमिशन दी है? हमारे पहाड़ में आखिर चल क्या रही हो? हमारे पहाड़ की धरोहर पर हम लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने देंगे। सरकार जिस देवभूमि की पहचान धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के लिए है, वहां के अल्मोड़ा के मरचूला में ऐसी घटना सामने आई है जिससे हर सनातनी हैरान है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे एक शमशान घाट पर पर्यटकों ने शादी की रस्में निभाई। इनके पूरे फंक्शंस रिजॉर्ट में हुए थे। इन्होंने सिर्फ सेल्फी बूथ लेके बोला हमें फ़ोटो खिंचाना है, एक छोटा सा जयमाल का फ़ोटो शूट कराना है, उन्होंने वहाँ लेके गए। उनको पहले ही डे 1 से हमने बता रखा था कि ये घाट है ना। और आप अगर देखोगे तो उनका पूरा सेटअप अंदर ही था। एक छोटा सा उन्होंने एक रिंग, फूलों का एक बड़ा सा रिंग बनता है हमारे यहाँ, वो ही उठा के उन्होंने रखा है और एक कारपेट सामने से रखा है। बाकी वहाँ आप देखोगे कोई अरेंजमेंट नहीं। क्या शमशान घाट पर शादी हिंदू धर्म की मर्यादा का अपमान नहीं है? क्या ये डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर सनातनी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं है? मुद्दा गर्म है, लिहाजा मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाया। शवदाह स्थल या किसी भी सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति के निजी समारोह करना गैर कानूनी बताया। हालांकि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वीडियो के आधार पर जाँच की बात की जा रही है। हमने राजस्व निदेशक को मौके पर भेज दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी इसमें नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश किया गया कि इसमें जो भी है जांच करके इसमें पूरी रिपोर्ट हमने भेज दी है जिला कार्यालय को, और उसके बाद जो भी होगी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। धामी सरकार उत्तराखंड को ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनाने में जुटी है, लेकिन शमशान घाट पर शादी के इस वीडियो ने सिर्फ सनातनी संस्कृति ही नहीं बल्कि देवभूमि की धार्मिक पवित्रता पर भी धब्बा लगा दिया है। अल्मोड़ा से देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।